नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 पुष्पी पौधों की शारीरिकी के बारे में पढ़ लिया। आपने जाना कि पुष्पी पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है। अब आते हैं हम अगले अध्याय 7 जो कि है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जो जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पर उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं इनमें। जैसे आपने पढ़ा ना पुष्पी पौधों में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वैसे अब आपको पढ़ना है कि जंतु में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनका स्थान क्या होता है। इसी अध्याय में आपको डिटेल बताया जाएगा कॉकरोच की आंतरिक संरचना के बारे में, उनके शरीर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है। इसी अध्याय में आपको फेरेटिमा पोस्टुमा यानी केचुए के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, उसके शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में। आइए शुरू करते हैं अध्याय 7 जो कि है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। कक्षा 11 अध्याय 7 जंतुओं की संरचनात्मक संगठना यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक, जंतुओं में उनका शरीर किससे मिलकर बना होता है। तो आप सबसे पहले ये जानने कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। आपने पढ़ा है अध्याय 4 प्राणी जगत में एक कोशिकीय जीवों को कहाँ रखा गया है, एक कोशिकीय जंतुओं को प्रोटिस्टा में। तो जंतु कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय जीव हैं। ये बहुत सरल जीव होते हैं। इनमें जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, प्रमुख जैविक क्रियाएं, कौन सी प्रमुख जैविक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो इनके जीवन के लिए आवश्यक हैं वे जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन कौन सी, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन, ये सभी एक ही कोशिका में संपन्न हो जाता है। क्योंकि एक कोशिकीय जीव हैं तो एक ही कोशिका में इनमें सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वे संपन्न होते हैं। तो इनमें ज़्यादा कोई जटिलता नहीं पाई जाती। जटिलता पाई जाती है बहुकोशिकीय जीवों में, जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जटिलता पाई जाती है। सभी जंतु जितने भी आप देखते हो वे सभी बहुकोशिकीय जंतु हैं, उनमें जटिलता पाई जाती है। उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्य को करती हैं। तो ये सरल जीव हैं, इनमें कोई जटिलता नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब बस इतना जानेंगे कि एक कोशिकीय जीव जंतु जो होते हैं उनमें सभी जैविक क्रियाएं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होती है, बहुकोशिकीय जंतुओं में, बहुकोशिकीय जंतुओं में। तो जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्यों को करती हैं। अनेक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो अलग अलग कार्यों को करती हैं। आपने ये भी पढ़ा है समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जंतुओं में ऊतक तंत्र कार्य करता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में ऊतक कितने प्रकार का होता है, जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार का होता है। याद करिए, जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, याद करिए। उपकला ऊतक, यहां पर कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूं। इस लेक्चर के बाद आप देखोगे कि नीट में पूछे हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाओगे। उपकला ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा तंत्रिका ऊतक
यानी नर्वस टिश्यू। ठीक, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बताइए 4 प्रकार के ऊतकों का निर्माण कहां होता है, किससे होता है। आपने पढ़ा है कि जंतुओं में प्रजनन होता है, नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज करती है और क्या बनाती है, एक कोशिकीय संरचना जिसे हम युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। जितने भी जंतु आप देखते हो वे सभी के सभी एक कोशिकीय संरचना से विकसित होते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। अगर आप हमें देखें, मनुष्य को देखें, सभी मनुष्य हम सभी एक ऐसी कोशिका से विकसित होते हैं जिन्हें हम खुद ही नहीं देख सकते, उसे हम युग्मनज कहते हैं। मादा प्राणी के फैलोपियन नलिका में यह युग्मनज विभाजित होता है, डेवलप करता है और एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स में उनकी कोशिकाएं विभाजित होकर एक संरचना बनाती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ये सभी आपको कक्षा 12 के अध्याय 3 में बताया जाएगा। उस भ्रूण में इतनी कोशिकाएं बन जाती हैं कि वे कोशिकाएं व्यवस्थित होकर 3 स्तर का निर्माण करती हैं। ऐसे गोलाकार संरचना होती है युग्मनज और इसमें 3 स्तर का निर्माण हो जाता है। इसमें सबसे बाहरी जो स्तर होता है इसे कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। इसमें जो मध्य का स्तर होता है उसे कहते हैं मेसोडर्म। तो बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिसमें सिर्फ 2 ही स्तर पाया जाता है। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जिनमें 2 ही स्तर पाया जाता है उनके भ्रूण में, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तब उन्हें कहते हैं द्विकोरिक प्राणी। द्विकोरिक प्राणी जिसके बारे में आपको अध्याय 3 प्राणी जगत में बताया गया है, अध्याय 4 में। द्विकोरिक प्राणी यानी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लेकिन अधिकतर जो जंतु होते हैं वो त्रिकोरिक होते हैं जिनमें एक और स्तर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एंडोडर्म। एंडोडर्म। और ऐसे प्राणी जिसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन्हें त्रिकोरिक प्राणी कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। इन्हीं 3 जनन स्तरों से ही 4 प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है, याद कर लीजिए। चाहे उपकला ऊतक हो, चाहे संयोजी ऊतक हो, चाहे पेशी ऊतक हो, चाहे तंत्रिका ऊतक हो, इन सभी ऊतकों का निर्माण भ्रूण के इन 3 स्तर से ही होता है। क्लियर हुआ बात कि इन ऊतकों का निर्माण कैसे होता है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ये जो ऊतक हैं ये सभी ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में, अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें केवल एक प्रकार का ऊतक पाया जाए। जैसे आंख है तो ऐसा नहीं कि आंख में केवल उपकला ऊतक पाया जा रहा, नहीं, 4 प्रकार के ऊतक सम्मिलित रूप से इसमें पाए जाते हैं। हमारे शरीर में यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, आमाशय हो गया, इन सभी अंगों का निर्माण 4 प्रकार के ऊतकों के आपस में मिलकर ही होता है। अंगों का निर्माण इन ऊतकों के संगठित होने से ही होता है और अलग अलग अंगों के संगठित होकर कार्य करने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। क्लियर है बातें सारी। तो आप अभी पहले याद करिए कि ऊतक जंतुओं में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से याद करिए, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन 4 प्रकार के ऊतकों का निर्माण 3 जनन स्तरों से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब हम सबसे पहले बात करेंगे उपकला ऊतक के बारे में जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। पहला आता है उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू, या अभी इसको हम ना बता के पहले हम 4 प्रकार के ऊतकों को आपको फिगर में दिखाते हैं। ये देखिए, ये है एपिथेलियल ऊतक, ये एनिमल टिश्यूज हैं यानी जंतु ऊतक। आपको पता है ना जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, अब आप बता सकते हो 4 प्रकार के। कौन कौन से, एपिथेलियल ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, अभी आपने पढ़ा ना संयोजी ऊतक। और तीसरा आपने क्या पढ़ा, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक। और चौथा आपने पढ़ा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। ठीक है, देखिए ये है संयोजी ऊतक की संरचना, ऐसी दिखाई देती है।
यह है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक की संरचना, और यह है मसल टिश्यू यानी पेशी ऊतक की संरचना, और यह है नर्वस टिश्यू, जिसके बारे में आपको आगे अध्याय 23 में पढ़ाया जाए, सॉरी अध्याय 23 नहीं, अध्याय 21 में पढ़ाया जाएगा, 23 तो है ही नहीं, अध्याय 21 में पढ़ाया जाएगा। आपने जाना कि जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इनके कार्य थोड़ा सा देख लीजिए। फिगर आपने देख ही लिया। संयोजी ऊतक इस तरह से दिखाई देते हैं, वह त्वचा ऊतक, सॉरी उपकला ऊतक यही है, ये जो त्वचा का देख रहे हैं ना, यही उपकला ऊतक होती हैं। मसल टिश्यू जो हड्डियों के पास पाए जाते हैं, मसल्स जिसे कहते हैं ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो मसल्स होती हैं वो उनको बनाती हैं मसल टिश्यू, पेशी ऊतक। और जो नर्वस टिश्यू होती हैं जो किसी चीज़ को हमें फील कराती हैं, जैसे हम यहाँ पर टच किए ना, तो टच कराने का जो फील है ना, अनुभव, उसको उसका जो सेंसेशन है वो माइंड तक यही पहुँचाती हैं, नर्वस टिश्यू। ठीक। उपकला ऊतक का कार्य क्या है? प्रोटेक्शन, रक्षा करना, बाहरी चीज़ों से रक्षा कर रही हैं। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का कार्य, हमारी वायु कोश में यानी एल्वियोलाई में पाई जाती हैं, रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं, वहाँ पर ये अवशोषण का काम करती हैं। सेक्रेशन, श्रावण का काम करती हैं, ग्रंथियों की जो वाहिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती हैं। सेंसरी होती हैं यानी चीज़ों को फील कराने में भी मदद करती हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जैसे ब्लड वगैरह संयोजी ऊतक में आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, तो ये सपोर्ट का काम करती हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को बांधने का भी काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, जैसे लंग्स में ऑक्सीजन को रुधिर लेती हैं और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा का कार्य भी करती हैं, डब्ल्यूबीसी इसमें पाई जाती है, जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। पेशी ऊतक का कार्य होता है मूवमेंट, हम अपने हाथों को मूव करा रहे हैं, किसकी मदद से? पेशी ऊतक की मदद से। लोकोमोशन, गति प्रदान करती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो इम्पल्स जनरेट होता है, वो इम्पल्स को कंडक्शन करता है माइंड तक। कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस, ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस मैंने आपको थोड़ी सी बता दी इसकी जानकारी, कार्य अभी छोड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, याद करने वाली चीजें। सबसे पहले आप क्या याद करोगे कि ऊतक, जंतु में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छा अभी मैंने क्या बताया आपको कि ऊतक, चारों प्रकार के ऊतक संगठित होकर एक अंग का निर्माण करते हैं। ऐसा कोई भी अंग हमारे शरीर में नहीं है जो केवल एक ऊतक से मिलकर बना हो। जैसे देखिए अमाशय है, यह हमारा पेट है, स्टमक, तो ये स्टमक जो होता है जिसमें खाना इकट्ठा होता है, जो हम खाना खाते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, ये एक अंग है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमक यानी आमाशय, सॉरी आमाशय। तो ये जो आमाशय है ये केवल एक प्रकार के ऊतक से नहीं बना है, चारों प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। देखिए मसल टिश्यू यानी पेशी ऊतक भी पाए जाते हैं इसमें, देखिए पेशी ऊतक भी पाए जाते हैं, जिसकी मदद से इसमें मूवमेंट होता है, गुड़गुड़ाता है ना पेट, तो इसी की मदद से। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं इसमें। अब संयोजी ऊतक में ब्लड वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक भी पाए जाते हैं, जो हमें दर्द वगैरह का अनुभव कराते हैं। पेट में दर्द हो रहा है, इसका अनुभव कौन कराता है? तंत्रिका ऊतक। तो पेट एक अंग है, सॉरी अमाशय एक अंग है जो चारों प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना है, यानी शरीर में ऐसा कोई अंग है ही नहीं जो केवल एक प्रकार के ऊतक से मिलकर बने। चारों प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। देखिए एपिथेलियल टिश्यू यानी क्या है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करती हैं? इसकी बाहरी संरचना को बनाती हैं, आंतरिक संरचना को बनाती हैं, ये सारी चीजें क्लियर हुई बातें। ऊतकों से मिलकर अंग बनता है और कई अंग आपस में संगठित होकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला ऊतक। आपने 4 प्रकार के ऊतक पढ़ा, कौन कौन से? आपने पढ़ा उपकला ऊतक, जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला ऊतक। दूसरा आपने पढ़ा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। तीसरा आपने पढ़ा पेशी ऊतक। चौथा आपने पढ़ा तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली ऊतक जो है उपकला ऊतक। उपकला
ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उपकला ऊतक की खास बात ये होती है कि एक तरफ तो ये बाहरी बाह्य वातावरण के संपर्क में होता है, दूसरी तरफ ये देह तरल के संपर्क में होता है, जैसे हमारी त्वचा। ये आपकी उपकला ऊतक है जो बाहर की तरफ बाह्य वातावरण के संपर्क में है, वातावरण के संपर्क में है। और इसके अंदर देखोगे तो अंदर की तरफ ये देह तरल यानी WBC, RBC इन सब के संपर्क में है। तो उपकला ऊतक की खास बात क्या होती है कि बाहरी तरफ किसके संपर्क में होती है? बाह्य वातावरण के संपर्क में। अंदर की तरफ किसके संपर्क में? देह तरल के संपर्क में। यहां पर हम सिर्फ उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जो नीट में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। ये पूरी तरीके से अध्याय मैं NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि NCERT के बाहर जाने लायक नहीं है, बहुत पोथा है इसमें, तो भटक जाओगे। NCERT में जितना है वो इनफ है, वहीं से आपके नीट के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं पर आपको सब कुछ आंसर मिल जाएंगे। पहला आप याद करिए उपकला ऊतक के बारे में कि ये बाहरी तरफ वातावरण, बाह्य वातावरण के संपर्क में होता है, अंदर की तरफ देह तरल के संपर्क में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उपकला जो ऊतक है इसकी कोशिकाएं अंतराकोशिकीय आधात्री, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो अंतराकोशिकीय आधात्री इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपकला ऊतक के बारे में। क्लियर हो गया? उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है। उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला आच्छादन उपकला ऊतक, जिसे कहते हैं कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा होता है ग्रंथिल उपकला, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। याद करिए ग्रंथिल उपकला के बारे में, उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है, आच्छादन उपकला ऊतक, दूसरा ग्रंथिल उपकला ऊतक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आच्छादन उपकला ऊतक के बारे में। आच्छादन उपकला ऊतक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ NCERT में मेंशन है। ठीक है, पहला क्या है? यहां पर हम रोमन अंक का यूज नहीं, ऐसे यूज कर सकते हैं। आच्छादन उपकला ऊतक यानी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। आच्छादन उपकला ऊतक एक स्तर में भी पाई जा सकती हैं या एक से अधिक स्तर में पाई जा सकती हैं। दो प्रकार की होती है, एक सरल और एक संयोजी। जो सरल होती हैं वो एक ही स्तर में पाई जाती हैं, और जो संयोजी उपकला होती है वो एक से अधिक स्तर में पाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आच्छादन उपकला के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एक या एक से अधिक स्तरों में पाई जाती हैं। क्लियर है बातें? स्थान क्या है, कहां पाई कहां जाती हैं? त्वचा की बाहरी सतह,
त्वचा की बाहरी अस्तर। दूसरा, ठोस अंतरांगों। ये ठोस अंतरांगों का मतलब क्या होता है? अंतरांगों का मतलब होता है अंदर के अंग, जैसे यकृत शरीर में अंदर की तरफ है, यकृत, वृक्क, प्लीहा, जिह्वा, ये सभी, इन सभी का जो बाहरी अस्तर होता है वो आच्छादन उपकला से मिलकर बना होता है। ठोस अंतरांगों जैसे यकृत, वृक्क, जिह्वा, प्लीहा की बाहरी अस्तर, इसका निर्माण कौन करता है? आच्छादन उपकला ऊतक। ठीक, याद हुआ? तीसरा, खोखले अंतरांग। खोखले अंतरांग जो अंदर से खोखले होते हैं, ऐसे अंग कौन से हैं? श्वसनिका, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, ब्रोंकियोल, श्वसनिका, ठीक है, या ट्रैकिया, श्वास नली। उसके बाद आहार नाल। आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक का भाग। और रुधिर वाहिनियों। इन सभी की आदि की आंतरिक व बाह्य दोनों अस्तर किसकी बनी होती हैं? आच्छादन उपकला ऊतक से। श्वसनिका हो गई, चाहे आहार नाल हो गया, मुख गुहा से लेकर गुदा तक का भाग। रुधिर वाहिनियां जैसे आर्टरी, वेन, इन सभी के जो आंतरिक और बाह्य भित्तियां हैं, जैसे ना कि अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आहार नाल हो गया, इसकी आंतरिक भित्ति और बाह्य भित्ति दोनों किससे मिलकर बनी होती है? आच्छादन उपकला ऊतक से। श्वास नली है तो श्वास नली में भी जो ये जो आप परत देख रहे हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों अस्तर किसका बने होता है? आच्छादन उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। क्लियर है बात? आच्छादन उपकला ऊतक किससे मिलकर बनी होती है? ऑफ कोर्स भ्रूणीय अस्तर से। कौन कौन से भ्रूणीय अस्तर पाए जाते हैं? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों से आच्छादन उपकला ऊतक का निर्माण होता है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने जाना आच्छादन उपकला ऊतक के बारे में कि यह एक या एक से अधिक स्तरों में पाई जाती है और त्वचा की बाहरी अस्तर बनाती है। त्वचा की बाहरी अस्तर बनाती है ठोस अंतरांगों जैसे यकृत हो गया। आप अब इस यकृत का जो बाहरी सतह है, ये जो हम बना रहे हैं, ये बाहरी अस्तर जो आप देख रहे हैं, ये किसका मिलकर बना होता है? ये बना होता है आच्छादन उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। वृक्क हो गया यानी किडनी जो आप देखते हो, ये किडनी भी किससे मिलकर बनी होती है? इसकी जो बाहरी अस्तर जो होती है, बाहरी अस्तर, आंतरिक अस्तर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी अस्तर की बात करें। बाहरी अस्तर किससे मिलकर बना होता है? आच्छादन उपकला से मिलकर बना होता है। प्लीहा यानी स्प्लीन जो होती है, वो भी उसकी बाहरी अस्तर भी इसी उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है। खोखले अंतरांगों जैसे श्वसनिका, आहार नाल, रुधिर वाहिनी आदि की आंतरिक और बाह्य दोनों अस्तर इसी की बनी होती है। तो आपने यह भी जाना कि आच्छादन उपकला ऊतक का निर्माण किससे होता है? आच्छादन उपकला ऊतक का निर्माण किससे होता है? तीनों भ्रूणीय अस्तर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। अब कभी कभी पूछ लेता है कि त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? तो आप बता सकते हैं। आपने जाना है कि भ्रूणीय अस्तर कौन कौन से हैं? भ्रूणीय जनन अस्तर कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ होता है, दूसरा मेसोडर्म जो मध्य में होता है, और तीसरा एंडोडर्म जो अंदर की तरफ होता है। आपने पढ़ा है एक्टोडर्म, इससे त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्वचा की एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। कौन से जनन अस्तर से? एक्टोडर्म से। देहगुहा उपकला का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से। आहार नाल की
श्लेष्मिक उपकला, श्लेष्मिक उपकला का निर्माण किससे होता है? एंडोडर्म से। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि आच्छादन उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है? आच्छादन उपकला ऊतक 2 प्रकार का होता है। याद करिए, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं नीट में। अगर ये आपने समझ लिया, पढ़ लिया, तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं नीट में। आच्छादन उपकला ऊतक के प्रकार 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल उपकला, यानी सिंपल एपिथेलियल, थीलियम कर देते हैं। एपिथेलियम। और दूसरा होता है संयुक्त उपकला, यानी कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसमें भी एनसीईआरटी में आपका इसी का मेंशन है ज़्यादा, सरल उपकला और इसके प्रकार के बारे में। इसके बारे में वर्णन नहीं है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं। सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम और संयुक्त उपकला कंपाउंड एपिथेलियम में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये एकल स्तर होते हैं, केवल एकल स्तर, एक कोशिकीय स्तर होते हैं, है ना। जैसे ये मान लो हमारा हाथ है, तो इसमें ये जो एक स्तर है, एक स्तर, इसे हम कहेंगे एकल स्तर। संयुक्त स्तर का मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक स्तर हो, एक से अधिक स्तर हो, जैसे एक स्तर हो गया, फिर दूसरा स्तर, फिर उसी कोशिका का तीसरा स्तर, तो एक से अधिक कोशिकाओं का स्तर जो होता है तो उसे संयुक्त उपकला कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे सरल उपकला के बारे में। याद करिए, आच्छादन उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 2, सरल ऊतक और संयुक्त ऊतक। इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला सरल ऊतक, सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सरल उपकला में, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ही स्तर के बने होते हैं, एक ही स्तर के बने होते हैं। अब चूंकि एक ही स्तर के बने होते हैं, तो इस वजह से, एक स्तर होने की वजह से इनमें गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, अणुओं का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा? श्रावण अवशोषण। यानी यह उपकला कहाँ पाई जाएंगी? यह उपकला वहाँ पाई जाएंगी, वहाँ पाई जाती हैं जहाँ क्या हो? अवशोषण हो या स्रवण हो। स्रवण मतलब सिक्रीशन, पदार्थों का सिक्रीशन हो, ये वहाँ पाई जाती हैं। जैसे देह गुहा में यानी आहार नाल वगैरह में, आंत में भोजन डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ग्लूकोज का विसरण के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में, विसरण के द्वारा, हाँ, स्थानांतरण होता है आंत से ब्लड में। तो अगर एक स्तर ना हो तो उसका मूवमेंट हो पाएगा सही से, ग्लूकोज का नहीं। एक स्तरीय होने के कारण विसरण के माध्यम से पदार्थों का आवागमन हो सकता है। यानी ये उपकला उन सभी जगहों पर पाई जाएंगी जहां पर पदार्थों का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है। बताइए कहाँ कहाँ? लंग्स में यानी फेफड़े में एल्वियोलाई होता है, वायुकोश होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वायुकोश में क्या पाया जाता है? यही सरल उपकला।
क्योंकि वहां पर आदान प्रदान होना है, और आदान प्रदान के लिए पतली झिल्ली का होना आवश्यक है। यानी एक अस्तर हो तो ज़्यादा बेटर है, एक से अधिक अस्तर हो जाएंगे तो आदान प्रदान में, चीज़ों के आदान प्रदान में कठिनता होती है। तो इस वजह से संयुक्त उपकला ऐसी जगहों पर नहीं पाए जाते जहां पर अवशोषण या विसरण की प्रक्रिया हो या श्रवण की प्रक्रिया हो। अब आपने ये जान लिया कि ये सरल उपकला उन स्थानों पर पाई जाएंगी जहां पर अवशोषण होता है, श्रवण होता है विसरण के माध्यम से। तो एक तो आपने जान लिया कि फेफड़े में वायु कोश के माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी वायु कोश में, तो यही उपकला पाई जाएंगी। दूसरा दिमाग लगाइए, भोजन का डाइजेशन होता है, तो भोजन के डाइजेशन के बाद पचे हुए जो पदार्थ हैं वो ब्लड में जाते हैं, किसके माध्यम से? आंत के माध्यम से। यानी आंत की जो अस्तर होगी वो भी इसी की बनी होंगी। क्लियर है बात? तीसरा, वृक्क में, किडनी में वृक्कक यानी नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें यूरिन जो भी मूत्र है जो बनता है, जो सब्सटेंसेज हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे किडनी में पहुंचते हैं, पानी हो गया, दवाइयाँ हो गई, जो भी हम खाते पीते हैं वे सभी जो पहुंचते हैं उस किडनी में, तो उसमें उसका फिल्टर होता है, उसमें भी विसरण की प्रक्रिया होती है। आवश्यकता से अधिक अगर जल की मात्रा है तो वह फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो विसरण के माध्यम से ये होता है, यानी वृक्कक यानी किडनी में भी कौन सी उपकला होगी? यही उपकला होगी। रुधिर वाहिनियां, जिनके माध्यम से रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती हैं, और रुधिर का काम क्या होता है? पदार्थों को पहुंचाना, विसरण के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर उसको भेजना। तो इसके लिए भी यानी अवशोषण और विसरण के द्वारा आदान प्रदान हो रहा है, यानी रुधिर वाहिनियों की जो भी उपकला होगी वो कौन सी होगी? सरल उपकला होगी। क्लियर बात है? यानी यह हर उस जगह पर पाई जाएंगी जहां पर अवशोषण का काम होता है, जहां पर श्रवण का काम होता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की होती हैं। अच्छा, अवशोषण श्रवण का काम होता है, जैसे देह गुहा हो गई, शरीर में नलिका हो गई, रुधिर की वाहिनियां हो गई, आदि स्थानों पर ये सरल उपकला पाई जाती हैं। सरल उपकला कितने प्रकार की होती हैं? सरल उपकला 3 प्रकार का होता है। याद करिए, सरल उपकला 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला, सल्की उपकला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं। सल्की उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा, घनाकार उपकला यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा, स्तंभाकार उपकला यानी कॉलोनर एपिथेलियम। सरल उपकला 3 प्रकार की होती हैं, सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। याद करिए, आपने ये जाना कि सरल उपकला एक स्तरीय होती हैं। दूसरा, ये वहीं जहाँ पाई जाएंगी जहाँ अवशोषण या श्रवण का काम होता है, जैसे नलिकाओं में, वाहिकाओं में, देह गुहा में। कितने प्रकार की होती है? 3, सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला। अब हम बताते हैं कौन कहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा लोकेशन ही पूछा जाता है। सल्की उपकला, इनकी जो कोशिकाएं हैं वह सल्की प्रकार की होती हैं। सल्की, पतली व किनारे जो होते हैं इन कोशिकाओं के, वे किनारे अनियमित होते हैं। कोशिकाओं के जो किनारे हैं वे अनियमित होते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, AIPMT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। रक्त वाहिकाओं की भित्ति, रक्त वाहिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? सल्की उपकला ऊतकों की।
दूसरा फेफड़े की वायुकोश एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इसमें कौन सी उपकला पाई जाती है? सल की उपकला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए तुरंत। सल की उपकला कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो ये पूछा ही गया है 2011 में AIPMT में, रक्त वाहिकाओं की भित्ति किसका, ऐसे सीधे पूछा जाता है, रक्त वाहिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। सल की उपकला से मिलकर बनी होती है। फेफड़े की वायुकोश हो गया, किसकी बनी होती है? सल की उपकला से। इन दोनों जगहों पर विसरण के माध्यम से चीजों का आदान प्रदान होता है। रक्त वाहिकाओं में और वायुकोश, इन दोनों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा सरल ऊतक के बारे में, पहले इसको समझ लीजिए। सरल ऊतक आपने पढ़ा, सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है ना? 3 प्रकार का। कौन सा? एक सल्की उपकला, सल्की उपकला, यहाँ पर सरल उपकला होना चाहिए। सरल उपकला। सरल उपकला कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सल्की उपकला जो ऐसे दिखाई देती है, पतली होती है, किनारे इसके पतले होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, पतली है। ये मोटे हैं, इन कोशिकाओं से मोटे हैं, इनसे मोटे ये वाले हैं। सल्की उपकला हो गया पहला। दूसरा घनाकार उपकला, घनाकार उपकला जो कि आप देख रहे हैं ऐसे घन के आकार में होते हैं। और तीसरा स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला यानी कॉलनर, ठीक है, कॉलनर लिखा हुआ है। स्तंभ के रूप में होते हैं, देखिए ऐसे लंबे लंबे स्तंभ के रूप में। इनमें जो केंद्रक होता है वो आधार यानी नीचे की तरफ होता है। इनके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए सल्की उपकला। तो सल्की उपकला के बारे में आपने पढ़ा कि पतली होती हैं, इनके किनारे अनियमित होते हैं, सल्क टाइप की होती हैं, और इनका ये वही जगह पर पाई जाती हैं जहाँ पर अवशोषण और श्रवण की प्रक्रिया होती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं सल्की उपकला? रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिकाओं की जो भित्तियाँ होती हैं आंतरिक और बाहरी दोनों, उनमें पाई जाती हैं, और वायुकोश यानी एल्वियोलाई में। ठीक, इतना आपने जान लिया। देखिए ये है रक्त वाहिका, यानी हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में जो नस कहते हैं, नसें। उनमें जो अंदर होते हैं, अंदर का जो कोशिका नहीं दिया है, एंडोथेलियल सेल्स, ये आप देख सकते हैं जो इसके अस्तर को बनाती हैं। इन कोशिकाओं को, इन ऊतकों को कौन सा ऊतक कहते हैं? सल्की ऊतक, सल्की उपकला। सल्की उपकला और कहाँ पाया जाता है? फेफड़े में जो वायुकोश होता है उसमें। ये देखिए वायुकोश को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। ये वायुकोश है, इसको जूम करके दिखाया गया। वायुकोश में एक ही अस्तर हो तभी इसके लिए सही होगा CO2 के आदान प्रदान और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए। तो इसके लिए इसमें एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं। कौन सी? सल्की उपकला। क्लियर है? देखिए ये देखिए एक अस्तर है वायुकोश का, एक कोशिकीय अस्तर, देखा ना आपने? कौन सी है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस यानी सल्की उपकला। तो आपने याद करा सल्की उपकला कहाँ पाई जाती है? रुधिर वाहिनियों के आंतरिक और बाह्य भित्ति में, और दूसरा वायुकोश में। ये हो गया सल्की उपकला के बारे में। हाँ, उसके बाद आता है दूसरा घनाकार उपकला। घनाकार उपकला, यहां से भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। इसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। घनाकार उपकला, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी कोशिका कैसी होती है? इनकी कोशिका घन जैसी होती है, क्यूब जैसी। ठीक। दूसरा
ये कहाँ पाई जाती हैं स्थान? तो ये पाई जाती हैं वृक्क यानी किडनी के नेफ्रॉन्स में। वृक्क की वृक्कों यानी नेफ्रॉन्स के नलिकाकार भागों में, नलिकाकार भागों में पाया जाता है। साथ ही और कहाँ पाया जाता है? या ग्रंथियों के वाहिनियों में पाया जाता है। ग्रंथि कौन कौन सी? जैसे लार ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई। इन सभी ग्रंथियों की जो वाहिकाएं हैं या ट्यूब्यूल्स हैं, वाहिकाएं हैं जिनके माध्यम से इनके स्राव बाहर आते हैं, वाहिकाएं, उनकी भित्ति में पाई जाती हैं घनाकार उपकला। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है AIPMT 2014 में, सीधे पूछा गया है AIPMT 2014 में कि बताइए वृक्क की वृक्कों के नलिकाकार भाग में कौन सी उपकला पाई जाती है? तो घनाकार उपकला पाई जाती है। ठीक है, आइए फिगर में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वृक्क और इसका ये है नेफ्रॉन भाग। नेफ्रॉन के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए क्यूब जैसी कोशिकाओं का समूह है। इसे क्या कहते हैं? घनाकार उपकला, क्यूबॉइडल सेल्स यानी घनाकार उपकला। तो याद हुआ घनाकार उपकला कहाँ पाया जाता है? वृक्कों के नलिकाकार भागों में पाया जाता है। एक नोट बना के आप लिख सकते हैं कि वृक्क के नेफ्रॉन यानी वही वृक्कक नेफ्रॉन के एक भाग जिसे कहते हैं समीपस्थ संवलित नलिका, संवलित नलिका, इस स्थान पर जो घनाकार उपकला होती है उसमें सीलिया भी पाई जाती है, सॉरी सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। सम्मिलित नलिका में घनाकार उपकला में सूक्ष्मांकुर यानी जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई पाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपने ये तो जाना कि घनाकार उपकला कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृक्क के वृक्कक में, ग्रंथियों के उनकी वाहिकाओं में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृक्क के जो वृक्कक है उसका एक भाग जिसे हम कहते हैं समीपस्थ सम्मिलित नलिका, उसमें जो घनाकार उपकला होती है उसमें सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाई कैसे होते हैं? माइक्रोविलाई ऐसे बाल जैसी संरचना होती है, रोएं जैसी, इसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो सम्मिलित नलिका में जो घनाकार उपकला है उसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। ये देखिए दूसरा कि घनाकार उपकला, ये जो नलिका आप देख रहे हैं ना, ये इस ग्रंथि की नलिका है। मैंने क्या बताया? ग्रंथियों की नलिकाओं में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो उपकला पाई जाएगी वो कौन सी होगी? घनाकार उपकला। ये सलेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये सभी। तो आपने सरल उपकला में दो उपकला पढ़ लिया, कौन कौन सा? सल्की उपकला और घनाकार उपकला। अब आता है तीसरा स्तंभाकार उपकला, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अभी आपने देखा तीसरा, ये देखें, यही है स्तंभाकार उपकला। ये तीसरा है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं लंबी होती हैं, पतली होती हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो आधारीय भाग में होता है। क्लियर हो गया? और बहुत सारे स्तंभाकार उपकला ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाई जाती हैं? सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई, ऐसे ऐसे देखे रोमे जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, इन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्तंभाकार उपकला के बारे में आपने क्या जाना कि स्तंभाकार उपकला की कोशिकाएं लंबी पतली होती हैं। इनकी जो कोशिका का केंद्रक है वो आधार भाग में होता है और
इनमें मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अब ये शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आमाशय में यानी स्टमक में, आंत्र में यानी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और पित्त वाहिनियों की आंतरिक व वाय भित्तियों पर, आंतरिक व वाय भित्ति इसी की बनी होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? यह भी अवशोषण और श्रावण में मदद करती है। ये हो गया स्तंभाकार उपकला। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको स्तंभाकार कोशिकाएं। यह हैं स्तंभाकार कोशिकाएं जिनकी मुक्त सतह पर क्या पाया जा रहा है? माइक्रोविलाई पाई जा रही है, सूक्ष्मांकुर। सिलेटेड कॉलोनर एपिथेलियम। हाँ ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो ये नोट करके आपको लिखना है। कुछ ऐसे भी घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं जिनकी मुक्त सतह पर सीलिया पाई जाती है, पश्माभ पाया जाता है। पश्माभ इस सूक्ष्मांकुर से बड़े होते हैं, वे भी उसी तरीके से संरचना होती हैं, रोए जैसी संरचना होती हैं। ऐसी उपकला को पश्माभी उपकला कहते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। कुछ घनाकार या स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं के मुक्त स्तर पर पश्माभ यानी सीलिया पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे पश्माभ उपकला यानी सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, पश्माभ उपकला कहाँ पाई जाती है? सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं? तो इनका स्थान क्या है, कहाँ पाई जाती हैं? श्वसनिकाओं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स और डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनियों की नलिकाओं में। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स में सीलिया पाई जाती है जो धूल कणों को ढकेलती है वापस बाहर की तरफ, धूल कण अंदर ना जा सके। डिंब वाहिनियों में जो सीलिया यानी पश्माभ पाई जाती है वो अंड कोशिका को ढकेलती है बाहर की तरफ। यानी इनमें जो पश्माभ यानी सीलिया है उसका कार्य होता है कणों अणुओं को एक निश्चित दिशा में भेजना। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से श्वसनिकाओं में उपस्थित जो सीलिया है वो नष्ट हो जाती है। ठीक, बस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया AIPMT में, मुझे सन नहीं याद आ रहा है, आप लोग देखिएगा, लगाइएगा। अब इतने में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ये हमारी ब्रोंक्यूल्स है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रैकिया चाहे श्वास नली कहिए चाहे श्वसनिका कहिए, इन सभी में आप देखें तो ये देखिए सीलिया पाई जा रही है। ऐसे बाल नुमा संरचना होती है जो धूल कणों को अंदर आने से रोकती हैं। उसी तरीके से मादा में फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में भी जो कोशिकाएं हैं उनमें सीलिया पाई जाती हैं जो एग सेल को यहाँ से एग पकड़ता है और एग सेल को ये बाल नुमा जो सीलिया है वो ढकेल कर यहाँ पहुँचाती हैं। तो ये हो गया आपका
जो आपने पढ़ा है पहला सरल उपकला, आपने पढ़ा ना सरल उपकला 3 प्रकार की होती है, सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, हो गया। अब दूसरा आता है संयुक्त उपकला, दूसरा है संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम। इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये कि एक से अधिक अस्तर से बनी होती हैं, अस्तर से बनी होती हैं। अब चूंकि एक से अधिक अस्तर से बनी है यानी ये कि चीज़ों को आवागमन नहीं करने देंगे, यानी उन जगहों पर ये नहीं पाई जाएंगी जहाँ पर अवशोषण का कार्य होता हो, श्रवण का कार्य होता है, वहाँ नहीं पाई जाएंगी। इनका कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इनका कार्य। तो ये रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों आघातों से रक्षा करती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, स्थान त्वचा की शुष्क सतह पर यह पाई जाती हैं, शुष्क सतह, मुख गुहा के नम स्थानों पर पाई जाती है, ग्रसनी में पाई जाती हैं, लार ग्रंथियों और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज की वाहिनियों की भीतरी स्तर में पाई जाती हैं। ठीक, बस ये हो गया। अब इसके बाद आता है जो आपने पढ़ा था कि उपकला ऊतक 2 प्रकार की होती है, आच्छादन उपकला, दूसरा ग्रंथिल उपकला। तो अब आप पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथिल उपकला, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथिल उपकला तो ऐसी घनाकार कोशिका या स्तंभाकार उपकला कोशिका जिसमें श्रवण की विशेषता हो, यानी किसी चीज का श्राव कर सके, ऐसी विशेषता हो, ऐसी उपकला को हम ग्रंथिल उपकला कहते हैं। यानी ग्रंथिल उपकला कुछ अलग नहीं है, घनाकार उपकला ही है, स्तंभाकार उपकला ही है, जिनमें श्रवण की विशेषता होती है, किसी चीज का वो श्राव कर सकें। जैसे अमाशय में गोबलेट कोशिका यानी कलश कोशिका जिसे गोबलेट सेल्स कहते हैं, लार ग्रंथियां, ये सभी ग्रंथिल उपकला ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ घनाकार या स्तंभाकार उपकला जिसमें श्रवण की विशेषता हो, ग्रंथिल उपकला कहलाती हैं, ग्रंथिल उपकला कहलाती है। ठीक, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, इसे गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, इंग्लिश में गोबलेट सेल। तो पूछा जा सकता है कि कलश कोशिका किस प्रकार की कोशिका है, तो बताएंगे ग्रंथिल उपकला कोशिका है। बहुकोशिकीय जैसे लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम ग्रंथिल उपकला कहते हैं। बस ये हो गया। आइए अब हम देखते हैं उपकला ऊतकों के कार्य। उपकला ऊतक के कार्य क्या हैं?
पहला, उपकला ऊतक मुख्यतः अंतरांगों का सुरक्षा कवच है। आपने देखा ना, यकृत की बाहरी कवच और वृक्क की बाहरी कवच, प्लीहा की बाहरी कवच, जिह्वा की बाहरी कवच किससे मिलकर बना होता है? उपकला ऊतकों से मिलकर बना होता है। यानी उपकला ऊतक अंतरांगों की सुरक्षा कवच बनाती हैं। संवहन का कार्य भी करती हैं। आपने देखा कि एल्वियोलाई यानी वायु कोश से गैसों के आवागमन में मदद करती है। ग्रंथियों में श्रावण का कार्य करती हैं, यानी जो लार ग्रंथि हैं उनमें से लार का श्रावण करती हैं। लार ग्रंथियां किससे मिलकर बनी है? उपकला ऊतकों से। कौन से? ग्रंथिल उपकला ऊतकों से मिलकर बनी है। आहार नाल में अवशोषण तथा भोजन को आगे मार्ग देने का कार्य करती हैं। उत्सर्जीय अंगों में उत्सर्जन का कार्य करती हैं। त्वचा में संवेदन ग्राही के रूप में कार्य करती हैं। खोखले अंगों में तरल पदार्थों के मध्य श्लेष्म के संवहन का कार्य करती हैं। अब आता है एक लास्ट पॉइंट उपकला से, जो काफी बार पूछा गया है। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। ये संधियां बहुत पूछी गई हैं। एक होती हैं दृढ़ संधि, जिसे हम टाइट जंक्शन कहते हैं। दूसरा आसंजी संधि, जिसे हम अधेरिंग जंक्शन कहते हैं। अंतराली संधि, जिसे हम गैप जंक्शन कहते हैं। देखिए, ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में पाई जाती हैं ये जंक्शन संधियां पाई जाती हैं। तो देखिए, एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, इनके बीच में संधि पाई जाती है। तो कितनी प्रकार की संधियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की संधियां। देखिए, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है। तो 2 कोशिकाओं के बीच में 3 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। एक होती है ये टाइट जंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ संधि। उसके बाद देखिए दूसरा अधेरेंस जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन जिसे कहते हैं आसंजी संधि। आसंजी संधि कार्य पूछा जाता है खूब, इसको छोड़ दीजिए, डेस्मोसोम आपके में नहीं है। गैप जंक्शन यानी अंतराली संधि, अंतराली संधि, यहां पर कार्य ही आपसे पूछा जाता है, तो कार्य बताना है। दृढ़ संधि का कार्य क्या होता है? दृढ़ संधि का कार्य होता है पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकना। ये जो ऊतक हैं, इनमें से कोई भी पदार्थ बाहर ना निकल जाए, इसको रोकने का काम कौन करती है? दृढ़ संधि, यानी पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी संधि यानी ये पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ती हैं। एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, आपस में पड़ोसी कोशिकाएं, इनके जो कोशिका द्रव्य है इनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। और अंतराली संधि का कार्य क्या है? आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं को तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। ये जो आप गैप जंक्शन देख रहे हो, अंतराली संधि, ये छोटे अणुओं बड़े अणुओं को आपस में एक्सचेंज करने में मदद करती हैं। बस ये था आज का टॉपिक। मैं भी बहुत थक गया हूँ। ये अध्याय 7 जंतुओं की संरचनात्मक संगठना का भाग 1 है, जिसमें आपको उपकला ऊतक के बारे में संपूर्ण बातें बता दी गई। अब इसके बाद आता है संयोजी ऊतक, जिसको आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आज का जितना भी टॉपिक आपको बताया गया है, इससे रिलेटेड आपके नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, 100% वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। इसको चीज़ों को आप नोट किए होंगे और याद किए होंगे। धन्यवाद।